हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इंडियन इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एलपीजी, आपको नाम अजीब लगेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत नॉलेजेबल भी है। आपको इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। सही है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये कब एप्लीकेबल हुआ, इसमें क्या क्या प्रोविजन है, इसके क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, इनके लिए क्या आर्ग्यूमेंट दिए गए, वो सब चीजें जो है वो अपन इस चैप्टर में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर में एंटर होते हैं, एलपीजी। सही है, तो देखिए चैप्टर है 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलपीजी। सही है, सबसे पहला पॉइंट तो मैं इसमें लूंगा कि सर रीजंस क्या है, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़े ये हुए थे 1991 में। सर क्या जरूरत पड़ी, देखो इससे पहले 1950 से हमने इकोनॉमिक प्लानिंग चालू की और 1990 तक हम आए, लगभग 40 इयर्स अपना इस पीरियड के अंदर हमने जो डेवलपमेंट सोचा था, जो हमने पॉलिसीज बनाई थी, उनका इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा था। वो पॉलिसीज फेल हो रही थी। हमने पब्लिक सेक्टर में बहुत इन्वेस्ट किया पर पब्लिक सेक्टर नॉर्मली लॉस में जा रहे थे, तो ये दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा इन्फ्लेशन जो है उसकी रेट बहुत ज्यादा थी। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत खराब था, यानी हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो तो बहुत ज्यादा हो रहे थे और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हो रहे थे। ये भी दिक्कतें चल रही थी। हमारे रुपए की वैल्यू लगातार कम होती जा रही थी। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया और इकोनॉमिक क्राइसिस भी इतना ज्यादा आ गया कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी अप्लाई करने के लिए वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो हम पे प्रेशर बनाने लगे कि भाई आप अपनी पॉलिसी चेंज करें, इस तरीके से तो आप कभी लोन ही ना चुका पाएंगे। सही है, तो इस कंडीशन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। उन प्रॉब्लम्स से दूर करने के लिए जो रीजन जो थे वो ये थे और इनको दूर करने के लिए अपन को नई इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। 1991 में क्राइसिस हो गया। क्राइसिस क्या हो गया, एक्चुअली उस वक्त हमारे पास इतनी भी फॉरेन करेंसी नहीं थी, फॉरेन रेवेन्यू नहीं था कि हम हमारे इंटरेस्ट चुका सके। लोन तो बहुत दूर की बात है, हमने अपने 40 सालों में बहुत लोन लिए। जब भी डेवलपमेंट का कोई काम हो लोन ले लो। उस वक्त के जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर्स थे, बेसिकली उन लोगों ने हमेशा यही सोचा कि जब भी पैसे जरूरत हो लोन ले लो। ये बिल्कुल नहीं सोचा कि इन लोन को चुकाओगे कैसे, और लोन तो छोड़ो आप इंटरेस्ट कैसे चुकाओगे। तो 1991 के अंदर क्या हुआ कि हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी ज्यादा हो गई कि हमारे पास इंटरेस्ट चुकाने को पैसे नहीं थे और इस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ 15 दिन का ही रेवेन्यू बच गया था। अब पैसे है नहीं और पैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक देने को तैयार नहीं था। इस कारण से हमें उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए जो लोन की डेट्स आ गई थी, उनके इंटरेस्ट चुकाने के लिए आरबीआई को अपना गोल्ड, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस चीज होता है, वो तक गिरवी रखना पड़ गया था। तो आप सोच सकते हो कि घर का जेवर किसी को गिरवी रखना पड़ जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। वही बात यहाँ भी हुई, आरबीआई को अपना गोल्ड जो है गिरवी रखना पड़ा और इस कंडीशन में हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो ये क्राइसिस वगैरह जब आए तो फिर क्या कंडीशंस हुई। अब इस क्राइसिस से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का लगातार प्रेशर बढ़ रहा था कि आपको अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए। इसीलिए द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी शॉर्ट में से कहते हैं, 1991 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इसको अप्लाई किया था वो थे मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, यानी पामुलरापति वेंकट नरसिम्हा राव। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और ये 1991 से लेके 1996 तक हमारा प्राइम मिनिस्टर रहे थे और इन्होंने इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को चालू किया। उनके अंडर में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त वो थे मनमोहन सिंह। सही है, मनमोहन सिंह वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहले हमारे गवर्नर भी रह चुके थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और लीड कर रहे थे कौन, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। उनके पूरे और जो ऑब्जर्वेशन में ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी और उस नई इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हमने हमारी इकोनॉमी के अंदर काफी सारे सुधार किए और उन सुधारों की वजह से जो डेवलपमेंट है उसका प्रोसेस जो पिछले 40 सालों से रुका हुआ था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। पॉवर्टी इतनी ज्यादा आ गई थी, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई थी, उन सब से हम निकलने की कोशिश की। मेन फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, एलपीजी। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन आगे करें। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आपका आएगा वो आएगा लिबरलाइजेशन।
लिबरल करना, इकोनॉमी को खुला छोड़ देना, लिबरल करना कि आप बिजनेस कर सकते हो, आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही पहले सब बिजनेस के अंदर लाइसेंस लेना पड़ता था, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा था, ठीक है, क्योंकि हम रशियन स्ट्रेटेजी पे चल रहे थे, सोशलिस्ट स्ट्रेटेजी के अंदर चल रहे थे, जिसमें कि गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन हमने 40 सालों में देखा, हमारे बहुत बहुत कीमती साल आजादी के बाद के 40 साल वेस्ट हो गए। सही है, उसमें हमको जो डेवलपमेंट करना था उस वक्त चाइना, जापान, वो भी उसी वक्त 1950s के अंदर भी उन्होंने अपना डेवलपमेंट चालू किया था। लेकिन आज देखो चाइना और जापान कहाँ पहुंच गए और हम कितने पीछे रह गए। उसके पीछे रीजन है कि 40 साल की जो शुरुआती हमारी पॉलिसीज थी वो एकदम फ्लॉप प्रूव हो गई, और इसी कारण से 1991 के अंदर हमको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। उसमें लिबरल क्या कि लाइसेंस जो है उसको जो है अब गवर्नमेंट ने क्या कि हटा दो, जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक जो इंपॉर्टेंट जो चीजें थी उन्हीं के ऊपर लाइसेंस रखा, बाकी सब चीजों को लाइसेंस पे हटा दिया। कोई जरूरत नहीं है, आप इजीली अपना बिजनेस जो है खोल सकते हो, आप इंडस्ट्री में एंटर भी कर सकते हो, आप इंडस्ट्री से एग्जिट भी कर सकते हो, उसमें लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं थी। लिबरल कर दिया, खुली छूट दे दी बिजनेस करने के लिए। सही है, तो काफी सारे रिफॉर्म्स जो है लिबरलाइजेशन में किए गए, अलग अलग सेक्टर जो है वो यहाँ बांटे गए कि कौन कौन से सेक्टर में ना हमने रिफॉर्म्स किए। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन फाइनेंशियल सेक्टर, देन टैक्स रिफॉर्म, टैक्स वगैरह भी रेट्स ज्यादा थी उनको कम की गई। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, और देन फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, इनके अंदर क्या क्या हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। और देन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, पहले बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे या लिमिटेड कर सकते थे, है ना, उनके ऊपर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। इसी तरह से टैक्स रिफॉर्म, जो इंपोर्ट्स वगैरह की जो ड्यूटी थी वो बहुत महंगी थी उन सब चीजों में। ऐसे ही फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक से लोन वगैरह लेना जो है वो इजी कर दिया। इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्री से लाइसेंस वगैरह हटा दिया। तो इनके बारे में काफी सारा डिटेल डिस्कशन जो है वो अपन चैप्टर के अंदर करेंगे। अभी मैंने केवल हेडिंग बताई है कि लिबरलाइजेशन में किस टाइप के रिफॉर्म्स जो हैं वो किए गए। देन आपका आया प्राइवेटाइजेशन। सर ये प्राइवेटाइजेशन क्या है? देखो, प्राइवेटाइजेशन के नाम से ही पता लग रहा है कि बिजनेस को प्राइवेट हाथों में दे देना, या तो मैनेजमेंट उनके हाथ में, प्राइवेट के हाथ में दे देना, और या फिर अपनी जो इक्विटी है, जो शेयर कैपिटल है, जो आपकी शेयर होल्डिंग है उस कंपनी के अंदर, गवर्नमेंट जो है उसको प्राइवेट हाथों में दे दे, यानी वो गवर्नमेंट के हाथों से निकलकर कहाँ चल जाए? प्राइवेट के हाथों में चले जाए। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया? कई बड़े बिजनेस थे, इनके एग्जांपल मैं दूंगा क्योंकि इनके एग्जांपल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नवरत्ना और मिनी रत्ना, जो बड़े बिजनेस थे गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के, पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, है ना, इनको क्या कहते हैं? पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। वो जो प्रॉफिट कमाते थे उनको टाइटल्स दिए नवरत्ना, कि हमारे नवरत्ना है। इसमें कौन कौन से बिजनेस आते हैं वो बताऊंगा। मिनी रत्ना जो इतने बड़े तो नहीं थे, छोटे थे लेकिन प्रॉफिट कमा रहे थे, गवर्नमेंट इनको भी अप्रिशिएट करना चाहती थी, इनको भी टाइटल्स दिए गए, ये मिनी रत्ना है, और इसके भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। देन आया आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि सर ऐसे कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन के फेवर में आर्ग्यूमेंट दीजिए। सही है, कि कुछ जनों ने कहा प्राइवेटाइजेशन होने से जो है वो प्रोडक्शन बढ़ गया, मैनेजमेंट स्किल्स सुधर गए, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ऐसे काफी सारे आर्गुमेंट अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ ने अगेंस्ट में कहा कि इससे जो गरीब आदमी है उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, महंगाई बढ़ गई। इस तरीके के अगेंस्ट में आर्गुमेंट भी आएंगे, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन अपन चैप्टर के साथ अंदर करेंगे। तो ये हो गया लिबरलाइजेशन, ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट आपका आया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ये ग्लोब है, आप ग्लोब में कहीं भी बिजनेस करें अपने, ये इंडिया है, इंडिया से आप कहीं भी बिजनेस जाके कर सकते हैं, और बाकी जने भी ग्लोब से इंडिया में आके काम कर सकते हैं। पूरा ग्लोब जो है वो लाइक ए फैमिली है, आप ग्लोब पे जाके कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इसके भी फेवर में और अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स हैं। फेवर में तो ये कि चलो अमेरिका की कोई कंपनी है जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, उसको आज हम इंडिया में खरीद सकते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो सका है। ऐसे इंडिया के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाके बिक सकते हैं। फेवर में इससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन अगेंस्ट में भी हो गया क्या कि इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्री है वो अमेरिका की बड़ी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पा रही, क्वालिटी में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पा रही, रेट में इतनी अच्छी रेट नहीं दे पा रही, तो फिर वो उनके सामने नहीं टिक पाएगी, और जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो इससे बंद भी हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है। तो इसके अगेंस्ट में भी आया। देन कुछ नए वर्ड आएंगे, आउटसोर्स करना। आउटसोर्स करने का मतलब है कि अपने काम को बाहर से करवा लेना। जैसे मैं आपको आउटसोर्सिंग का एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यूएसए में
कोई किसी कंपनी को अपने अकाउंट्स डेवलप कराने हैं। अब वहां तो अकाउंटेंट बहुत महंगे मिलते हैं, दैट्स वाई वो इंडिया के किसी कंपनी से कहती है कि तुम हमारे अकाउंट मेंटेन कर लो। तो यूएसए ने अपना काम कहां से करवा लिया? इंडिया से। अब वो ये सारा काम इनको करके दे देंगे, ठीक है। तो इस कंपनी का काम बाहर से होकर आया है, इसे वो क्या बोलते हैं? आउटसोर्स होना। सही है, बाहर से किसी को काम को करवा लेना आउटसोर्स है। और आजकल ऐसे बहुत सारी कंपनियां यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर है जो अपने काम जो है एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, यहां से करना पसंद करती है, क्योंकि यहाँ लेबर सस्ती है और यहाँ सस्ती रेट में उन्हें प्रोफेशनल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग कहते हैं। इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन अपन करेंगे। देन आएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इस पूरे ग्लोबलाइजेशन यानी इंटरनेशनल ट्रेड पे जो है नजर रखती है। तो WTO कब बनी, कैसे बनी, हु आर द मेंबर ऑफ दैट, इसका क्या काम है, ये अपने काम को किस तरीके से करती है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन अपन यहाँ करेंगे। देन आएगा आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। सर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए इनके फेवर में तो देखो ऐसा है, 1990 में अपनी स्थिति बहुत खराब थी। सही है, उस वक्त जो है आपका कहां से पेट्रोल की इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई थी और भारत सरकार के पास तो पहले ही पैसे कम थे, क्योंकि उन्होंने लोन ही लोन लिए पिछले 40 सालों के अंदर। इतने लोन चढ़ गए कि हमारी एकदम बर्बादी के कगार पे हम पहुंच गए थे। अगर हम नई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं लाते तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती। तो ये सारा का सारा जो श्रेय है, इसका पूरा फेवर जो है वो उस वक्त के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव पे जाता है और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह पे जाता है, जिन्होंने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाकर देश को जो है वो एक नई साइड से जो है जो अपने पेस है वो उन्होंने दिया। और देन आर्गुमेंट के बाद क्रिटिसिज्म भी आएगी, सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपने किए लेकिन प्रॉब्लम्स तो आज भी है। देखो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। तो क्रिटिसिज्म में यही बताया जाएगा, सर पॉवर्टी तो आज भी है, इन्फ्लेशन तो आज भी है, वो समस्या जो 1990 में बड़े वे में थी आज छोटे वे में, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं हुई है। तो ऐसी क्रिटिसिज्म भी आएंगी। तो पूरे चैप्टर के अंदर जो है ये मैं डिटेल में आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये सारे पॉइंट, इन सब के पॉइंट्स क्या है, इनर पॉइंट क्या है, इनका एक्सप्लेनेशन क्या है, आप आंसर कैसे लिखेंगे, वो सब चीजें जो है वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है LPG और काफी सारी नॉलेजेबल थिंग्स और वोकैबुलरी आपको सीखने को मिलेगी। तो आगे का टॉपिक जो है वो मैं पूरा नोट से समझाऊंगा। ये सारे नोट्स जो मैं आपके साथ रीड करूंगा वो सब आप अपने सामने रख सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी और आपका टाइम बचेगा। और टाइम बहुत प्रीशियस है आपका, ये बात मैं समझ सकता हूं। तो अब आगे का काम अपन नोट से चालू करते हैं। चलें, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।
देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा सीए, सीएस और सीएमए के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं, उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।